घने जंगल में एक तालाब के किनारे एक वृक्ष की डाल पर लोहे का एक पिंजरा टंगा हुआ था, जिसमें एक तोता बंद था। उसी पिंजरे के पास एक साधु रहस्यमयी अंदाज में खड़ा तोते को देख रहा था। याद रखना साधु, इस संसार में लालची मनुष्यों की कमी नहीं है। मैं बहुत जल्दी अपने असली रूप में आ जाऊंगा, बहुत जल्दी। अच्छा, तो कोशिश करके देख ले। अगर सफल हो गया तो तेरी किस्मत, और अगर असफल हो गया तो फिर तू सीधे पत्थर का बन जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, और जिस दिन मैं अपने असली रूप में आ गया ना, उस दिन मैं तुझे देख लूंगा। उस दिन पत्थर का मैं नहीं, बल्कि पत्थर का तू बनेगा, तू। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया और वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद रामदास नाम का एक हलवाई अपनी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां बना रहा था कि तभी अचानक तेज हवा चली और उसकी कढ़ाई गिर गई। गरम गरम चाशनी रामदास के पैरों पर गिर गई। अरे दैया रे दैया रे 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 रे, अरे मेरा तो पैर खराब हो गया रे 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 रे। ये कौन मनहूस यहाँ से गुजर गया रे? अरे रे 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 रे। तभी पास खड़ा मुखिया मुस्कुराया। अरे अपने गांव में तो एक कई मनहूस है रामदास। वो देखो, चंदू लकड़हारा जा रहा है, देखो देखो। ये सुनकर रामदास की नजर चंदू पर पड़ी और वो क्रोधित हो गया। अरे अरे भगवान, आखिरकार इसको इस धरती में भेजा क्यों? आखिरकार ये पैदा ही क्यों हुआ? क्यों रे चंदू, तू क्यों पैदा हुआ है? तेरी वजह से सारा का सारा गांव परेशान है, मनहूस कहीं का। अरे रे 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 रे। अरे लेकिन मैंने क्या कर दिया रामदास काका? क्या कर दिया? अरे गर्मा गर्म जलेबियां बना रहा था। तू जैसे ही यहाँ से गुजरा, तेज हवा चली, कढ़ाई गिर गई और मेरा पैर खराब हो गया रे दैया रे दैया। आज का मेरा काम तो हो गया, नुकसान हो गया, ऊपर से पैर जल गया। अब तुझे मुझे किसी वैद्य के पास ले जाना होगा। मुखिया जी, मैं कहता हूँ इसको गांव से निकलवा दीजिए। अब गांव वाले इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे 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 अरे। इतना कहकर रामदास वैद्य की झोपड़ी की ओर चला गया। ये सब सुनकर चंदू नाराज हो गया और जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। वो एक वृक्ष की लकड़ियां काटने लगा। उसके सामने ही बिरजू नाम का एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। जैसे ही उसने चंदू को देखा, वो गुस्से में बोल उठा। धात तेरे की, सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली? लगता है आज एक भी लकड़ी नहीं कट पाएगी। धा ससुरा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो बिरजू? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे तेरी शक्ल जो एक बार देख लेता है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है, मनहूस कहीं का। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी और एक वृक्ष टूटकर बिरजू के ऊपर गिर गया। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस वृक्ष के नीचे से बाहर निकालो। चंदू तुरंत दौड़ा और बिरजू को वृक्ष के नीचे से निकाला। बिरजू लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया और गुस्से में चंदू की ओर देखने लगा। अरे अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तू मनहूस नहीं, महामनहूस है। देख, जब तू यहाँ नहीं था तो जंगल कितना सामान्य था। जैसे ही तू यहाँ आया, आंधी आई और वृक्ष मेरे ऊपर गिर गया। जानता है क्यों? क्योंकि मैंने तेरी शक्ल देख ली थी। अरे दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से, चल जा, दफा हो जा यहाँ से। अरे रे 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 रे।
ये सुनकर चंदू निराश मन से अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही चंदू की पत्नी राधा उसे देखकर चौंक गई। अरे ये क्या, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, क्या बताऊं, आज मेरा काम में मन ही नहीं लग रहा था। इतना कहकर चंदू ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना राधा को बता दी। बात यह है कि राधा, सही बताऊं, पहले तो मुझे लगता था कि गांव वाले मुझे सिर्फ चिढ़ाते हैं, लेकिन अब तो मुझे विश्वास हो गया कि मैं वास्तव में मनहूस हूँ। रामदास जलेबी वाले के यहाँ से गुजरा तो उसकी कढ़ाई की चाशनी उसके पैर में गिर गई, और जंगल में लकड़ी काटने गया तो अचानक आंधी आई और एक पेड़ बिरजू के ऊपर गिर गया। वो तो अच्छा हुआ कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर उसे कुछ हो जाता तो गांव वाले तो मुझे ही दोषी ठहराते। हाँ। मन छोटा मत कीजिए, एक दिन आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। ये सुनकर चंदू कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। इधर दूसरी ओर शंकर नाम का एक व्यक्ति बिरजू के घर पहुंचा। बिरजू चारपाई पर लेटा हुआ करहा रहा था। अरे 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 अरे, जैसे ही मैंने सुना कि तुम्हारे ऊपर वृक्ष गिर गया है बिरजू, मैं तो तुरंत भागा भागा तुमको देखने चला आया। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर ये वृक्ष गिरा कैसे? ये सुनकर बिरजू क्रोधित हो गया। अरे कैसे क्या गिरा, है ना अपने गांव का वो मनहूस चंदू। जैसे ही उसकी शक्ल देखी अचानक से आंधी आई और वृक्ष गिर गया। पता नहीं गांव वाले गांव में उसे रखे क्यों हुए हैं। देखना, अगर उसे जल्दी से गांव से बाहर नहीं निकाला गया ना तो उसकी वजह से एक दिन पूरे गांव में सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। अरे लोग बीमारियों से मरेंगे। ये सुनकर शंकर क्रोधित हो गया। दरअसल शंकर खुद भी चंदू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अब तू चिंता मत कर, आज मुखिया जी से बात करके रहूंगा। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा कि चंदू इस गांव में रहेगा या फिर बाकी के गांव वाले। हाँ। इतना कहकर शंकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में शंकर मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया ने शंकर को देखा। अरे अरे अरे, क्या बात है शंकर, तेरे चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा है, क्या हो गया? अरे क्या हो गया क्या? अरे गुस्सा नहीं हो तो क्या कहूँ मुखिया जी, आखिर आप चंदू को गांव से बाहर कब निकालिएगा? जब गांव में सूखा पड़ जाएगा, जब कोई नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे तब। अब देख, विचार तो मेरे मन में भी आता है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर उसे गांव से निकाल दूंगा तो वो कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा ये मत सोचिए, गांव वाले उसकी वजह से मुसीबत में फंस रहे हैं। ये देखिए, कल रामदास के पैर पर गरम गरम कढ़ाई की चाशनी गिर गई, आज बिरजू के ऊपर वृक्ष गिर गया। देखना मुखिया जी, एक दिन आपके घर की छत भी आपके सर पे गिर जाएगी, तब आपको पता चलेगा कहाँ भेजू, कहाँ जाएगा। अरे शुभ शुभ बातें बोल शंकर, फालतू की बातें अनाप शनाप मत बोला कर। हाँ नहीं तो। अरे मैं सत्य कह रहा हूँ, इससे पहले कि ऐसी नौबत आए आप चंदू को यहाँ से निकाल दीजिए ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मुखिया गहरी सोच में डूब गया। चलो मेरे साथ चलो। कुछ ही देर में मुखिया शंकर के साथ चंदू के घर पहुंचा। उस समय चंदू अपनी पत्नी के साथ था। देखो चंदू, तुम्हारे घर में तो कोई आना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूरी में यहाँ पे आया हूँ। साफ साफ कहिए ना मुखिया जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बात सुनना चाहते हो तो सुनो, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ये गांव छोड़कर जाना होगा। अब ये गांव तुम्हारी मनहूसियत ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं तो। अरे लेकिन मुखिया जी, मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से जाऊंगा कहाँ? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे कहीं भी जाओ, जंगल में जाकर रहो, तुम तो जंगल में आराम से रह सकते हो। अगर शेर भी तुम्हारे सामने आ जाएगा तो वो भी या तो बीमार पड़ जाएगा, या उसके ऊपर पेड़ गिर जाएगा, या वो कहीं न कहीं से घायल हो जाएगा। हाँ क्यों मुखिया जी?
अरे जब ये जंगल में रहेगा तो जंगली जानवर इसकी मनहूसियत की वजह से खतरे में आ जाएंगे। ऐसा मत करिए, हमें गांव से मत निकालिए। 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के अंदर अपनी मर्जी से गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो गांव वाले मिलकर तुम्हें धक्के मारकर निकाल देंगे। इतना कहकर मुखिया और शंकर वहां से चले गए। अब हम क्या करेंगे? राधा, जिन गांव वालों की नजर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, उस गांव में रहने से क्या फायदा? छोड़ देते हैं, हम ये गांव छोड़ देंगे। चलो। इतना कहकर चंदू कुल्हाड़ी उठाकर जंगल चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। चंदू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु उसके सामने खड़ा था। एक मर्द होकर तू रो रहा है? मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मर्द तो दूसरों की आंखों से आंसू पोंछते हैं। जो मेरे साथ हो रहा है, अगर वो किसी भी मर्द के साथ होगा ना, तो महाराज वो फूट फूट कर रोएगा ही। बस शांत। अपनी समस्या बताओ, क्या बात है? चंदू ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी सारी समस्या साधु को बता दी। अब आप ही बताइए साधु महाराज, गांव का बच्चा मुझे मनहूस के नाम से बुलाता है। मैं कहीं भी जाता हूं तो कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है। ये सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में चंदू का हाथ देखने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। तेरा मन लालच से मुक्त है, तू एक अच्छा इंसान है। लेकिन यह भी सत्य है कि तेरी कुंडली में शनि डेरा जमाए बैठा हुआ है। इसी वजह से तू जहां जाता है, जिससे भी मिलता है, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। तो क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा महाराज? नहीं। जिस दिन तू किसी राक्षस से मिलेगा, उस दिन तेरे ऊपर मनहूसियत का साया खत्म हो जाएगा और उसी दिन तेरी किस्मत तेरा साथ देने लगेगी। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मैं राक्षस से मिलूंगा तो वो तो मार ही देगा, फिर ना मैं रहूंगा ना मेरी किस्मत रहेगी, तो कौन, मतलब ये क्या उपाय है? कुछ राक्षस बड़े ही अच्छे जीवों के रूप में रहते हैं और बड़ी मीठी बोली बोलते हैं। समय आने पर तू स्वयं समझ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। चंदू को कुछ बातें समझ में आईं और कुछ नहीं आईं। चंदू चुपचाप उठा और जंगल की गहराई में लकड़ियां काटने चला गया। कुछ देर बाद वो जंगल के एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे खड़े एक वृक्ष पर पड़ी। इतना कहकर चंदू उस वृक्ष को काटने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी कुल्हाड़ी अचानक उसके हाथों से छूट गई और तालाब में गिर गई। एक कुल्हाड़ी थी जो मेरा सहारा थी, जिससे जीवन यापन हो सकता था, वो भी चली गई। तभी चंदू के कानों में एक आवाज टकराई। लोहे की कुल्हाड़ी के लिए क्या रोना, जिसके नसीब में लिखा हो बहुत सारा सोना। चंदू ने ऊपर देखा तो उसकी नजर वृक्ष पर टंगे एक लोहे के पिंजरे पर पड़ी, जिसमें एक तोता बंद था। अरे ऐसे क्या देख रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ। ये बता, आखिर कुल्हाड़ी के लिए रोता क्यों है तू? अरे कहे तो मैं तुझे कुल्हाड़ी के बदले में ढेर सारा खजाना दे सकता हूँ। अरे लेकिन ढेर सारा खजाना मेरे किसी काम का नहीं है। शायद तू जानता नहीं है, मैं मनहूस हूँ, मनहूस। ये सुनकर तोता हंसने लगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे भाई, अगर तुम मनहूस होते तो ये पिंजरा वृक्ष से गिर गया होता और तेरी कुल्हाड़ी की जगह
मैं तालाब में गिर गया होता ना। बता। हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे तुम तो बड़े दिलचस्प हो। तुम जब बात करते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई मनुष्य बात कर रहा हो। है ना, है ना, है ना। तो चलो दोस्त, फिर मुझे आजाद करो और मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। चलो आजाद करो। न जाने क्यों चंदू के मन में क्या विचार आया और उसने पिंजरा नीचे उतारकर खोल दिया। तोता उड़कर चंदू के कंधे पर बैठ गया। हाँ, काफी समय हो गया मुझे पिंजरा में बंद हुए। मुझे अपने घर ले चलो और मुझे खाने को दो। उसके बाद देखो, मैं तुम्हें गरीब से धनवान बना दूंगा। हाँ। इधर दूसरी ओर गांव का मुखिया शंकर से बातें कर रहा था कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ा और वो गिर पड़ा। अरे क्या हुआ मुखिया जी? अचानक से पता नहीं क्या हुआ। लगता है मेरे पैर में मोच आ गई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मुझे वैद्य के पास ले चलो। शंकर इधर उधर देखने लगा। अरे अजीब बात है, आज तो मनहूस भी गांव में नहीं है, तो फिर आपके पैर में ये मोच कैसे आ सकती है? अरे वो सब बाद में सोचना, पहले जल्दी से ले चलो। रे 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 रे। शंकर मुखिया को उठाने ही वाला था कि तभी वहां से चंदू गुजर गया। अगले ही पल मुखिया उठकर खड़ा हो गया। हाँ हाँ हाँ, अरे अरे मेरे पैर का दर्द तो अचानक से गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। अरे चंदू, ये पहली बार देख रहा हूँ कि तेरे आने पर चीजें ठीक हो रही हैं, वरना तेरे आने पर तो चीजें बिगड़ जाती थीं। हाँ, अरे मेरे पैर में भयंकर मोच आई थी, लेकिन तेरे आते ही ठीक हो गई। क्यों रे चंदू, ये कौन सा जादू सीख कर आया है रे तू? अरे मुखिया जी, क्या जादू फादू की बात करते हैं? ये इत्तेफाक होगा, इत्तेफाक। आप अपने विचार मत बदल दीजिएगा, इसे गांव से निकाला दीजिएगा। हाँ। मुखिया शंकर की ओर देखने लगा, लेकिन चंदू उनकी बातें सुने बिना अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही चंदू के कंधे पर बैठे तोते को देखकर उसकी पत्नी राधा चौंक गई। ये तोता कहाँ से उठा लाया आप? चंदू ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना राधा को बता दी। इसका दावा है कि ये हमें धनवान बना सकता है। क्या सच में? लेकिन पहले मेरी सेवा तो करो, फिर मिलेगा तुम्हें मेवा। उस दिन से चंदू और राधा दोनों तोते की सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद तोता चंदू को अपने साथ जंगल की एक गुफा में ले गया। गुफा के अंदर ढेर सारा सोना, हीरे और मोती बिखरे पड़े थे। ये तो किसी राजा का खजाना लगता है। बिल्कुल सही पहचाने, ये राजा का ही खजाना है। लेकिन अब ये किसी का नहीं है, जिसके हाथ लग जाए ये उसी का है। अरे भाई, देखते क्या हो, उठा लो, सारा खजाना तुम्हारा ही है, उठा लो उठा लो। नहीं 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 नहीं, इतना ढेर सारा खजाना मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल उतना ही धन चाहिए जिससे मैं अपना अच्छा सा घर बनवा सकूं और लकड़ियों का अच्छा सा व्यवसाय शुरू कर सकूं। बाकी मुझे नहीं चाहिए। अगर गांव में कोई मुसीबत का मारा हो तो मैं उसकी मदद कर सकूं, बस इतना काबिल बन जाऊं मैं। लेकिन गांव वाले तो तुम्हें अब तक मनहूस के नाम से बुलाते आए हैं, फिर भी तुम उनकी मदद करना चाहते हो। अरे ये तो उनका स्वभाव है और मदद करना मेरा स्वभाव है, और अपना स्वभाव उनके बुरे होने की वजह से मैं बदल नहीं सकता ना। कुछ देर बाद चंदू थोड़ा सा खजाना लेकर अपने घर लौट आया। खजाना देखकर राधा चौंक गई। चंदू ने सारी घटना राधा को बता दी। ठीक किया आपने, बहुत अधिक सोना अगर आप लेकर आते तो आपके मन में लालच पैदा हो जाता। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। ये सुनकर चंदू मुस्कुराया।
कुछ ही दिनों बाद चंदू के टूटे फूटे घर की जगह एक बहुत ही अच्छा घर बन गया और चंदू धनवानों जैसा जीवन व्यतीत करने लगा। गांव में उसका सम्मान भी बढ़ने लगा। अब गांव में जिस किसी को भी धन की आवश्यकता होती वो चंदू के पास आ जाता और चंदू तोते के साथ गुफा से सोना निकालकर उसकी मदद करता। ये सब देखकर शंकर को अच्छा नहीं लगा। एक दिन वो मुखिया के पास पहुंचा। अरे मुखिया जी, ये बताइए, आपको कुछ अजीब नहीं लगता? माने कि कुछ दिन पहले चंदू मनहूस था, गांव वाले उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। आज तो वो धनवानों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। देखिए तो, आखिरकार इसके पास इतना धन आया कहाँ से? अरे तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया शंकर? अब चंदू मनहूस नहीं रहा। अब वो जहाँ भी जाता है लोगों के साथ कुछ न कुछ अच्छा होता है और फिर वो लोगों की मदद भी करता है। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। चंदू ठीक है, चलो मैं चंदू से पूछ कर रहूंगा कि आखिरकार वो इतना धनवान बना कहाँ से। अगले दिन चंदू अपने घर पर अपनी पत्नी राधा और तोते के साथ बैठा था कि तभी वहाँ शंकर आ गया। अरे शंकर, क्या बात है, आज तुम मेरे घर पर? वाह भाई वाह, आज लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। तुम्हें इस मनहूस के घर पर नहीं आना चाहिए था शंकर। देखो, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, मुझे क्षमा कर दो। अब तो तुम भाई मनहूस नहीं रहे, किस्मत वाले बन गए हो। देखो, दरअसल मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि अचानक से तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? ये सुनकर चंदू मुस्कुराया। कोई और पूछता तो मैं कभी नहीं बताता शंकर, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो जरूर बताऊंगा। ये सब कुछ इस तोते की वजह से हुआ है। इतना कहकर चंदू ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना शंकर को बता दी। ये सुनकर राधा चौंक गई और धीरे से चंदू से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने ये रहस्य शंकर को क्यों बता दिया? लेकिन चंदू चुप रहा। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सच बोल रहे हो? कुछ ही देर बाद चंदू, शंकर और तोता गुफा के अंदर खड़े थे। शंकर आश्चर्य से खजाने को देखने लगा। हे भगवान, ये तो बहुत सारा खजाना है। अब ये खजाना मेरा है। इतना कहकर शंकर खजाने की ओर बढ़ा। तभी तोते के शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। अरे अरे, ये तुम्हें क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है तुम्हें? अरे मूर्ख, अब मैं अपने असली रूप में आ रहा हूँ। लेकिन अपने असली रूप में आने से पहले मैं तुम्हें सच्चाई बता देना चाहता हूँ। ये खजाना मेरा था। मैं केशव नगर राज्य का राजा था। मैंने इस खजाने को प्रजा से छिपाकर गुफा में रखवा दिया था। एक साधु ने मुझे क्रोधित होकर राक्षस बनने का श्राप दे दिया। फिर एक दूसरे साधु ने मुझे तोते में बदल दिया ताकि मैं किसी को नुकसान न पहुंचा सकूं। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर कोई इस खजाने को लालच की नीयत से छुएगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें इस खजाने का लालच दिया। ये सुनकर चंदू मुस्कुराया। एक साधु ने मुझसे यह भी कहा था कि मेरी मनहूसियत उसी समय समाप्त हो जाएगी जब मेरी मुलाकात किसी राक्षस से होगी। जब तू मुझे मिला और मुखिया जी का दर्द मेरे आने से ठीक हो गया, बस तभी मैं समझ गया कि तू राक्षस है। मैंने इस खजाने को लालच की नीयत से नहीं बल्कि भलाई की नीयत से इस्तेमाल किया। अगले ही पल तोता पत्थर का बन गया। चंदू ने शंकर की ओर देखा। तो शंकर, क्यों अभी भी इस खजाने को हाथ लगाओगे
सोच लो, ये खजाना अभी भी श्रापित है। अगर लालच की नीयत से हाथ लगाया तो तुम भी श्रापित हो जाओगे। बताओ। नहीं 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 चंदू, मुझे 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 अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरा मन तुम्हारी तरह लालच से मुक्त नहीं है। मैं अब इस खजाने की ओर देखूंगा भी नहीं। कहा खजाना, कौन सा खजाना, मुझे नहीं पता। मैं चला। इतना कहकर शंकर वहां से चला गया। चंदू मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट आया। अब गांव वाले उसे मनहूस नहीं बल्कि भाग्यवान और दयालु व्यक्ति कहने लगे। छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई धनीलाल बहुत अमीर था। उसके पास खेत, बैल, नौकर और अनाज के बड़े बड़े भंडार थे। लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई रामू बेहद गरीब था। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी और 2 वक्त की रोटी का भी भरोसा नहीं था। फिर भी रामू का मन साफ था। वो मेहनत करता और भगवान का नाम लेकर अपना जीवन बिताता था। सुनो जी, घर में बस मुट्ठी भर आटा बचा है। चिंता मत करो गोमती, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगा और उन्हें बेच दूंगा। भगवान करे आज कुछ अच्छा हो जाए। उसी समय गांव में धनीलाल के घर दावत चल रही थी। बड़े बड़े पकवान बन रहे थे। घी की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। गरीब रामू के घर तक भी वो खुशबू पहुंच रही थी। देखो जी, आपके भाई के घर कितनी खुशियां हैं। दूसरों की खुशी देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद रामू अपने भाई के घर पहुंचा। भैया, अगर थोड़ा सा आटा मिल जाए तो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं काम करके लौटा दूंगा। मेरे पास कोई खैरात नहीं बट रही। धनीलाल ने रामू को बाहर निकाल दिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वो चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज डूबने लगा था। जंगल में अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी रामू को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके सिर पर लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर था। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं बाबा। रामू ने तुरंत गट्ठर उठा लिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। बाबा मुस्कुराए। मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद वे एक विशाल पहाड़ की गुफा के पास पहुंचे। रामू अंदर गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा महल सोने और चांदी से चमक रहा था। सैकड़ों लोग वहां पर लगे हुए थे। ये कौन है? ये पहाड़ के रक्षक हैं। तभी एक सुंदर सिंहासन पर बैठा राजा दिखाई दिया। स्वागत है रामू। रामू चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? हम सब जानते हैं। फिर राजा ने अपने सैनिकों से कहा, आज हमारे मित्र रामू की वजह से बाबा सुरक्षित यहाँ पहुँचे हैं। रामू, इसके बदले तुम जो चाहो मांग सकते हो। रामू सोच में पड़ गया। तभी बूढ़ा बाबा उसके कान में फुसफुसाए, सोना मत मांगना। तो क्या मांगू? वहां कोने में जो पुरानी चक्की रखी है वही मांग लेना। रामू को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने वैसा ही किया। महाराज, मुझे वो पुरानी चक्की चाहिए। क्या? इतना खजाना छोड़कर चक्की? राजा मुस्कुराया। ठीक है। उन्होंने वो चक्की रामू को दे दी। रामू चक्की लेकर बाहर आया।
बाबा, इसमें खास क्या है? ये साधारण चक्की नहीं है। तो फिर? जो मांगोगे ये देगी। रामू की आंखें फैल गईं। सच? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, इसे चलाते समय कहना, चक्की रानी जो मैं चाहूं वो दे। और बंद कैसे होगी? बंद करने के लिए कहना, बस चक्की रानी अब रुक जा। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बाबा मुस्कुराए और अगले ही पल वे गायब हो गए। बाबा, बाबा। लेकिन वहां कोई नहीं था। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल चुका था। रामू अपने कंधे पर जादुई चक्की रखे झोपड़ी की ओर जा रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सचमुच ये चक्की जादुई है? क्या बाबा सच कह रही थी, या फिर ये सब एक सपना था? जैसे ही रामू घर पहुंचा, गोमती बाहर दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। अरे, इतनी देर कहाँ लगा दी? आज जंगल में बहुत अजीब बात हुई है। क्या हुआ? पहले अंदर चलो। दोनों झोपड़ी के भीतर गए। रामू ने पूरी कहानी सुनाई। पहाड़, राजा, बूढ़ा बाबा और जादुई चक्की की बात। लगता है भूख के कारण तुम्हें सपना आ गया है। मुझे भी यही लग रहा था। तो फिर इस चक्की को चलाकर देख लेते हैं। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, चक्की रानी जो मैं चाहूं वो दे, हमें स्वादिष्ट भोजन दे। कुछ ही सेकंड बाद गर्मा गर्म पूरियां निकलने लगी, फिर कचौड़ी, फिर हलवा, फिर मिठाइयां। पूरा कमरा खाने से भर गया। हे भगवान! ये सचमुच जादुई है। दोनों खुशी से उछल पड़े। खाना लगातार निकल रहा था। झोपड़ी भरने लगी। इसे रोको। उसे बाबा की बात याद आई। बस चक्की रानी, अब रुक जा। तुरंत चक्की रुक गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार पेट भर भोजन। उस रात कई महीनों बाद दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। आज मुझे लग रहा है भगवान ने हमारी सुन ली। ये सब उस बाबा की कृपा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था, कोई उनकी झोपड़ी के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। वो था धनी लाल का नौकर मंगलू। मंगलू लकड़ियां लेने निकला था। तभी उसने झोपड़ी के अंदर से रोशनी देखी और खिड़की से झांक लिया। उसने अपनी आंखों से देखा, चक्की से खाना निकल रहा था। ये बात मालिक को बतानी पड़ी। मंगलू को बुलाया। आज रात हम रामू के घर जाएंगे। क्यों मालिक? चक्की लेने। अगर पकड़ लिए गए तो? तुम चिंता मत करो। उसने एक बड़ा थैला उठाया और दरवाजे की तरफ चल दिया। मंगलू भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आधी रात को दोनों दबे पांव अंदर घुसे। रामू और गोमती गहरी नींद में थे। धनीलाल ने धीरे से जादुई चक्की उठाई और अंधेरे में गायब हो गया और कहा, चक्की रानी, सोना निकालो, हीरे निकालो, मोती निकालो। चक्की से सोने की अशर्फियां बरसने लगीं। धनीलाल खुशी से पागल हो गया, लेकिन लालच बढ़ता गया। अगर मैं इस चक्की को विदेश ले जाऊं तो पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने मंगलू के साथ एक बड़ा जहाज खरीदा और रातों रात समुद्र की ओर निकल पड़ा। जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुका था। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। आसमान पर काले बादल छा रहे थे और तेज हवा चलने लगी थी। लेकिन धनीलाल के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि लालच की चमक थी। मालिक, खाने का नमक खत्म हो गया है। उसने जहाज के बीचों बीच जादुई चक्की रखी और जोर से बोला, चक्की रानी, नमक निकालो। अगले ही पल चक्की से सफेद नमक निकलना शुरू हो गया। पहले थोड़ी मात्रा में,
फिर बोरी भर, फिर पहाड़ जैसा ढेर। मालिक, इसे बंद कर दीजिए। धनीलाल चौंका। अरे, इसे बंद कैसे करते हैं? उसे याद ही नहीं था कि रामू चक्की को कैसे रोकता था। अब चक्की लगातार नमक उगले जा रही थी। जहाज का हर कोना नमक से भर गया। तेज हवा चलने लगी, बादल गरज उठे, बिजली आसमान में चमकी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उनकी नाव डूब गई। चक्की समुद्र की गहराइयों में चली गई, लेकिन वो रुकी नहीं। वो